गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे समुच्चय सेट्स का भाग 2। अभी तक हम एक भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर का है ना, इसी पार्ट का दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय और उनका निरूपण, है ना, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपकी पुस्तक में 1.2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। ये इसके बारे में, इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये कुछ चिन्ह होते हैं जैसे एन जेड। तो ये किन प्रकार की संख्याओं को निरूपित करते हैं, है ना। हम नीचे ऐसे समुच्चय के कुछ और उदाहरण दे रहे हैं जिनका प्रयोग गणित में विशेष रूप से किया जाता है ना। जो एन है, कैपिटल एन है ना, ये कैपिटल एन वह क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय को निरूपित करता है। मतलब नेचुरल नंबर्स, है ना। प्राकृत संख्याएं जैसे कि एक दो, एक से लेके, है ना, मतलब एक दो तीन से लेके जितनी भी संख्या है ना, इंफिनिटी तक, वो सारी क्या होती है, नेचुरल या फिर प्राकृत संख्या होती है ना। ऐसी जो जेड है वह किसे, पूर्णांकों के समुच्चय को निरूपित करता है। पूर्णांक क्या, इंटीजर्स। मतलब यहाँ देखो, जैसे नेचुरल नंबर है वह एक से शुरू हो रहे थे, है ना, एक से लेकर, लेकिन जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं, वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याओं, है ना, दोनों संख्याएं जो होती है वो इंटीजर होती है, मतलब पूर्णांक होती है। जैसे कि -4 -3 से लेकर, है ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। मतलब -4 भी होगा, -3 भी होगा, -2 भी होगा, और 1 2 3 4 भी होगा, है ना। लेकिन पूर्णांक होंगे, मतलब कोई भी जो संख्या है वह फ्रैक्शन में, है ना, बटे में नहीं होगी, है ना। पूरे पूर्णांक होंगे, जैसे -4 -6 या फिर 4, है ना, +6, ये क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, है ना। ऐसी जो क्यू है वह परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना। क्यू किसे, परिमेय संख्या या फिर रैशनल नंबर्स को निरूपित करता है। ऐसी जो आर है वह क्या, वास्तविक संख्या, है ना, अर्थात रियल नंबर्स, है ना। तो जो आर है, कैपिटल आर है, वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है ना। अब देखो, जैसे z पूर्णांकों के समुच्चय को निरूपित कर रहा था, है ना। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। z प्लस क्या करेगा, है ना, प्लस है मतलब अवश्य धनात्मक होगा। तो अगर z पूर्णांकों के समुच्चय को निरूपित कर रहा था, तो z प्लस जो है वह धनात्मक पूर्णांकों के समुच्चय को निरूपित करेगा। जैसे कि अगर z में हम, है ना, माइनस, है ना, मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी ले सकते, जैसे ले सकते थे, जैसे -4 हो गया, -3 हो गया। लेकिन z प्लस में हम ऋणात्मक संख्या नहीं ले सकते। यहाँ पर हम सिर्फ धनात्मक संख्या ही ले सकते हैं ना, क्योंकि z प्लस के से निरूपित करता है, धन पूर्णांकों के समुच्चय को निरूपित करता है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, ऐसी जो क्यू प्लस है, जो क्यू था वह परिमेय संख्याओं संख्याओं के समुच्चय को निरूपित कर रहा था। जो क्यू प्लस है वह धनात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है ना। जो रेशनल नंबर्स, जो परिमेय संख्या धनात्मक है, क्यू प्लस में सिर्फ वही आएंगी, है ना। तो अगर क्यू था परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो क्यू प्लस है धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, है ना। ऐसी जो आर प्लस है, आर क्या था, है ना, आर क्या था, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, है ना, जिसमें हम रियल पार्ट ले रहे थे, है ना, रियल नंबर्स ले रहे थे, वास्तविक संख्या ले रहे थे, है ना। आर प्लस क्या है, धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जैसे आर था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, आर प्लस है धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब यहाँ पर सिर्फ धनात्मक वास्तविक संख्या पर ही, है ना, वही सिर्फ समुच्चय में होंगे। ठीक है, इन विशेष समुच्चयों के लिए निर्धारित उपयुक्त प्रतीकों का प्रयोग हम इस पुस्तक में निरंतर करते रहेंगे, है ना। ये जो चिन्ह है ना, ये जो प्रतीक है, जैसे एन हो गया, जेड क्यू आर, जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, ये हम जब सेट्स अभी और अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, समुच्चय पे जब हम ध्यान देंगे तब हमें पता चलेगा कि इन सभी प्रतीकों का या फिर चिन्हों का हमें काफी प्रयोग है। ठीक है, तो इन्हें आप देख लीजिएगा कि क्या होते हैं, है ना, हमने पिछले भाग में भी पढ़े थे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है ना। देखो, अभी तक हमने देखा कि इन प्रतीकों से हम, है ना, समुच्चय को परिभाषित कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहें, देखो जैसे मैं कह सकता हूँ कि 10 से कम जितने भी, है ना, प्राकृत संख्याएं हैं उनका समुच्चय, है ना, तो आप बोल दोगे 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का, है ना, इसका संग्रह जो है ना, इसका मतलब समुच्चय बताइए, तो जैसे कि ये संख्याओं का आपने बता दिया, लेकिन अगर हम गणितज्ञ की बात करेंगे, है ना, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा गणितज्ञ सर्वाधिक है ना। इसलिए विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का जो संग्रह है वह एक समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सबका निजी मामला है। मतलब एक तरह से निजी चॉइस भी हो सकती है ना, कि एक जैसे एक व्यक्ति है, उसे अरिस्टोटल, है ना, वो एक महान सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ लगता है, दूसरे को नहीं लगता हो, है ना, तो ये सबकी निजी चॉइस है ना। इसलिए हम इसको समुच्चय नहीं कह सकते। ठीक है, तो हम समुच्चय नहीं कहेंगे जो पहले से सही तरीके से परिभाषित हो, है ना। तो विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक सुपरिभाषित समुच्चय नहीं, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है ना। एक किसी और को विख्यात गणितज्ञ मानता हो और दूसरा व्यक्ति किसी और को मानता हो, है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये 5 जो हैं वही विश्व के सबसे सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ हैं। ठीक है, क्योंकि उसके मापदंड के लिए हर एक व्यक्ति के अलग अलग, है ना, भिन्न भिन्न विचार होते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों के निर्णय करने का मापदंड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। अतः यह एक क्या है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं। ठीक है, मतलब जो चीज बिल्कुल हर एक व्यक्ति के लिए समान हो, है ना, हम सिर्फ उसी को समुच्चय लेंगे। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, है ना, जैसे कि प्राकृतिक 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या है, ये हर व्यक्ति के लिए एक ही है ना। अगर मैं आप मुझसे पूछोगे तब भी मैं 1 से लेकर 10 तक संख्या बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी 1 से लेकर 10 तक संख्या बताओगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मनपसंद गायक कौन कौन से हैं, मतलब विश्व के सबसे 5 सर्वाधिक विख्यात गायक कौन कौन से हैं, तो उसके लिए मेरा विचार अलग रहेगा और आपका विचार अलग रहेगा, है ना। इसलिए हम इन्हें समुच्चय नहीं मान सकते। ठीक है, हम समुच्चय उन्हें ही मानेंगे जो कि सबके लिए समान है। ठीक है, समझ आ गया, चलो। अतः वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं, है ना। क्या? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है ना। ये कुछ बिंदु दिए हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे अभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, समुच्चय के लिए वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। ठीक है, सेट्स के लिए या फिर समुच्चय के लिए हम वस्तुएं, अवयव या फिर सदस्य, ये क्या है, पर्यायवाची है, मतलब हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समुच्चय समुच्चय को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स वाई जेड आदि। तो जो समुच्चय सेट है उसे हम ब्लॉक लेटर्स या फिर कैपिटल लेटर्स से निरूपित करते हैं, है ना। जो कोई भी जो अक्षर होगा वह क्या हो, बड़े अक्षर, है ना, जैसे कि बड़ा ए बड़ा बी, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी से ले कोई भी अक्षर हम करेंगे तो वह कैपिटल या फिर ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, है ना। तो क्या वस्तुएं, अवयव तथा सदस्य क्या है, पर्यायवाची पद है, मतलब हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। और समुच्चय को हम किससे, ब्लॉक लेटर्स या फिर बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। और समुच्चय के अवयवों को, है ना, समुच्चय के अवयवों मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर ये जो वस्तुएं हैं जो सेट के अंदर है ना, तो समुच्चय के भी अवयव कहलाए। तो समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, समुच्चय को कैसे, समुच्चय को बड़े अक्षर या फिर ब्लॉक लेटर्स में, और समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, है ना, या फिर स्मॉल लेटर्स में, जैसे ये देखो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड आदि, है ना। तो सेट के लिए क्या है, ब्लॉक या फिर बड़े अक्षर, और अ, अवयवों के लिए स्मॉल या फिर छोटे अक्षर। ठीक है, चलो। यदि ए समुच्चय ए का एक अवयव है ना, अगर छोटा ए समुच्चय बड़े ए का एक अवयव है ना,
अगर ए क्या है, वस्तु है, समुच्चय बड़े A का, मतलब ए जो समुच्चय है उसकी वस्तु है स्मॉल है, तो हम कहते हैं कि ए समुच्चय ए में है ना। तो जो छोटा ए है वह समुच्चय बड़े ए में है, ठीक है। मतलब जो स्मॉल ए या फिर छोटा है ए है वह बड़े ए का भाग है ना। ये हम कह सकते हैं। वाक्यांश अवयव है, सदस्य है या मैं है को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह बताने के लिए कि यह अवयव या फिर यह वस्तु है ना इस समुच्चय में है या फिर इस समुच्चय का अवयव है या फिर सदस्य है, इसे बताने के लिए हम एक यूनानी सिंबल या फिर यूनानी प्रतीक का है ना प्रयोग करते हैं, जिसे हम एप्सिलॉन कहते हैं। और इसका चिन्ह ये रहा है ना, ई जैसा होता है ना। ये क्या है, एप्सिलॉन। इसका प्रयोग हम करते हैं ये बताने के लिए कि ये जो सेट है, ये समुच्चय है, इसका अवयव है, ठीक है। जैसे ए है वह बड़े ए का बड़े ए का अवयव है ना। तो उसके लिए क्या होगा, ए एप्सिलॉन, मतलब स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए है ना, मतलब छोटा ए एप्सिलॉन बड़ा ए। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो छोटा ए है वह बड़े ए का भाग है ना। बड़ा ए क्या है, एक समुच्चय है, तो जो छोटा ए है वह ए समुच्चय का भाग है, ठीक है। तो अवयव है, सदस्य है या मैं है को सूचित करने के लिए हम यूनानी प्रतीक एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं या फिर किया जाता है। अतः हम स्मॉल ए है ना, छोटा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बड़ा ए लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो ए है वह इस वाले ए समुच्चय का भाग है या फिर सदस्य है या फिर इसके अंदर है, ठीक है। इस ए एप्सिलॉन नॉट ए से लिखते हैं। यदि बी समुच्चय ए का अवयव नहीं है ना, अभी हमने क्या देखा कि एप्सिलॉन क्या बताता है कि कोई भी जैसे ए है वह इसका अवयव है, तो उसके लिए हम एप्सिलॉन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसे अवयव दिए हों है ना, जैसे मतलब कुछ ऐसे अक्षर दिए हों जो इसके अवयव नहीं, जैसे स्मॉल बी है ना, छोटा बी है, वह समुच्चय बड़े ए का अवयव नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक प्रतीक है। तो हम बी को है ना एप्सिलॉन नॉट है ना, ये जो सिंबल है ना, मतलब मैं एप्सिलॉन, देखो एप्सिलॉन लिखना है और उसे काट देना है। ये एप्सिलॉन लिखा और उस पर ऐसे काट दिया, तो ये वाला प्रतीक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो बी है वह ए समुच्चय का भाग नहीं है या फिर उसका अवयव नहीं, ठीक है। तो अगर अवयव है तो उसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर अवयव नहीं है तो उसके लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या करना है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन बनाना है और उसे ऐसे काट देना है, ठीक है। लिखते हैं और इसे बी समुच्चय ए में नहीं है ना। इससे क्या पता चलेगा कि जो बी है वह समुच्चय ए में नहीं है। इस हिसाब से पढ़ते हैं। ये क्या था कि ए समुच्चय ए में है और ये क्या है, बी समुच्चय ए में नहीं, ठीक है। इस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय वी के संबंध में, जैसे ए एप्सिलॉन वी किंतु बी एप्सिलॉन नॉट बी, इसे हम क्या बोलेंगे कि जो ए है वह बी का भाग है या फिर बी में है, और जो बी है वह बी में नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। इस प्रकार संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय p के लिए 3 एप्सिलॉन p किंतु 15 एप्सिलॉन नॉट p किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि। देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमने देखा कि a जो है ना, a जो है वह b का भाग है और b जो है वह b का भाग नहीं है ना। इन प्रतीकों से हमें पता चला है ना। इसी प्रकार जैसे संख्या 30 है, इसके अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, मतलब इसके हमें अभाज्य उसकी गुणनखंड हुए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया है ना, 5 हो गया, 6 हो गया। इसमें अभाज्य गुणनखंड मतलब जो गुणनखंड हो रहा है, जैसे 2 है, 3 है, तो ये क्या है, ये अभाज्य है, इन्हें काटा नहीं जा सकता। तो इसमें जो 3 है, 30 का जो अभाज्य गुणनखंड है वह 3 है ना। 3 क्या है, 3 30 को काट भी रहा है ना, मतलब 3 से हम 30 को भाग भी दे सकते हैं, और 3 अभाज्य भी है ना, प्राइम नंबर है, अभाज्य है। 3 को 3 के अलावा या फिर 1 के अलावा कोई नहीं काट सकता, ठीक है। किंतु जो 15 है वह पी का भाग, समुच्चय पी का भाग नहीं है। क्यों, क्योंकि 15 30 को, मतलब 15 30 को काट जरूर रहा है, मतलब 30 15 से 30 का हम भाग 15 से दे सकते हैं, लेकिन 15 अपने आप में अभाज्य नहीं है। लेकिन समुच्चय पी के लिए क्या है कि
संख्या 30 के अभाज्य गुणनफल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है पर पी समुच्चय का भाग है ना। 3 पी में है लेकिन 15 पी में नहीं, है ना। उसके लिए हमने इस प्रतीक का प्रयोग किया है। किसी समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां है ना। कोई भी समुच्चय है उसे निरूपित करने के लिए या फिर दर्शाने के लिए दो विधियां होती है। पहली रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, है ना। और दूसरी समुच्चय निर्माण रूप, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो पहला रोस्टर और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, चलो। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है ना। रोस्टर में क्या करते हैं, समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, है ना, जितनी भी वस्तुएं हैं समुच्चय के अंदर, उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है। अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, है ना। रोस्टर रूप में क्या होता है, जो समुच्चय है उसके जितने भी अवयव हैं उन्हें हम अलग अलग लिखते हैं, है ना। और बीच में अर्ध अर्ध विराम से उन्हें अलग करते हैं। ठीक है, और उन सबको हम एक मंझले कोष्ठक में या फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। उदाहरणार्थ 7 से कम सभी समधन पूर्णांकों के समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में 2 4 6 द्वारा किया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं, उदाहरण में क्या है, 7 से कम क्या है ना, 7 से कम सम, सम मतलब इवन होनी चाहिए, मतलब दो के पहाड़े में आनी चाहिए सम। और धन पूर्णांक मतलब धनात्मक भी हो और क्या हो, पूर्णांक भी हो। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें माइनस भी हो प्लस भी हो, है ना, धनात्मक भी ऋणात्मक भी। लेकिन धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, जिसमें से धनात्मक, है ना, और क्या 7 से कम। ठीक है, तो मतलब 1 से लेके 7 के बीच में, और क्या हो साथ में सम भी हो, है ना, मतलब दो के पहाड़े में भी आ सकते हैं। तो 7 से कम धन पूर्णांकों की संख्या क्या है, सम धन पूर्णांकों की संख्या क्या है, 2 है, 4 है और 6, है ना, यही तीन है जो कि सम भी है, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो इन्हें हम जब रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या है ना, 2 4 6, हमने क्या किया, 2 को 4 को और 6 को अर्धविराम से अलग किया और इन्हें मझले ब्रैकेट में डाल दिया। तो इस प्रकार हम रोस्टर फॉर्म में या फिर रोस्टर रूप में लिखते हैं। किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रदर्शित करने के कुछ और उदाहरण नीचे दिए गए हैं ना। ये भी कुछ उदाहरण है, आइए इन्हें भी देखते हैं। संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। क्या बोल रहे, संख्या 42 है ना, 42 जो संख्या है उसको विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्या है ना। तो जो जो संख्याएं जो प्राकृत है और 42 को विभाजित कर सकती है, उन सभी का समुच्चय, यही मतलब हुआ है ना। तो क्या एक से, है ना, 42 का भाग एक से हो सकता है, दो से हो सकता है, तीन से भी हो सकता है ना, 6 से भी हो सकता है। 6 गुणा 7 करेंगे तो 42 आएगा, है ना। 7 छंग 42 होता है, 14 तिया 42, है ना, 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है और 42 एकम भी 42 होता है। तो ये क्या होगा, है ना, ये जो प्राकृत संख्या है इन सभी से 42 को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया उनका समुच्चय। समुच्चय क्या था, संख्या 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। तो सभी प्राकृत संख्या जो 42 को विभाजित करती है वो यही रही, 1 2 3 6 7 से लेके 42 तक, है ना। और इनको हमने अलग अलग करके मझले ब्रैकेट में लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। ऐसे ही बी, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, 5 होते हैं, कौन से, ए ई आई ओ यू, है ना। तो उन्हें ए ई आई ओ यू को हमने पृथक किया, अलग अलग किया और मझले ब्रैकेट में डाल दिया, है ना। तो ये क्या होगा, ये भी एक समुच्चय हो चुके, है ना। और ये क्या है, रोस्टर रूप में है, ये दोनों क्या है, रोस्टर रूप में। ऐसे तीसरा क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, है ना। क्या है, विषम, अभी हमने सम देखा था, विषम क्या, जो दो के पहाड़े में नहीं आते। तो विषम और क्या है, प्राकृत मतलब नेचुरल, है ना, मतलब एक के बाद के ही लेंगे। अब इनने हमें ये नहीं बताया कि कहाँ तक, है ना। तो हम क्या है, ऐसे डैश 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 करके डॉट 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 करके छोड़ देंगे, इसका मतलब है अनंत तक, है ना। तो विषम होंगी जो दो के पहाड़े में ना है, तो 1 3 5 7 9 11 13, है ना। ये सब क्या हुई, विषम प्राकृत संख्या हुई, है ना। डॉट 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 का मतलब अनंत तक, है ना, इन्फिनिटी। अंत के बिंदु जिनकी संख्या 3 होती है यह बतलाते हैं कि इन विषम संख्याओं की सूची अंतहीन है ना। ये जो 3 बिंदु है यह बतलाते हैं कि इन विषम संख्याओं की जो सूची है वह क्या है, अंतहीन मतलब अनंत है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने समुच्चय और उनका निरूपण, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, बाकी
अगले भाग में भी हम सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम समुच्चय और उनका निरूपण कहते हैं, जो कि आपकी पुस्तक में 1.2 है, ये कुछ बचा हुआ है, इसे और पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद। थैंक यू।